अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क प्लेस पर स्ट्रेस मैनेजमेंट। काम की जगह पर जहनी जो अजियत है वो आपकी सेहत और तरक्की के रास्ते की कैसे दुश्मन है और इस स्ट्रेस से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मैडम आबदा खावर को। मैडम आबदा एक एजुकेशनिस्ट हैं और एक तवील अरसे से टीचर्स ट्रेनिंग और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें मुख्तलिफ दर्जे की ट्रेनिंग्स करवा रही हैं। तो आइए हम अपने मेहमान से तारुफ के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम जैसे कि आपने बताया आबिदा खाबर। आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनर, एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एज अ लाइफ एंड सक्सेस कोच। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद पॉसिबिलिटीज विद सर कैसर अब्बास। डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, लाइक टीम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लॉट्स ऑफ टॉपिक्स। एंड एज अ रिलेशनशिप एंड सक्सेस एंड लाइफ कोच जो है वो मैं लोगों को कोचिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती हूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्क प्लेस पर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जाए। पहले तो ये बताइए कि वर्क प्लेस पर स्ट्रेस है असल में क्या? देखिए, आजकल जो हमारा लाइफ सिनेरियो है, हम लोग जो तमाम जिंदगी के, ये नहीं कि हर जगह पे जहां पर भी लाइफ में हम स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि हम उसको मैनेज करना सीख लें। स्ट्रेस आजकल की डिजिटल लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसकी बहुत ज्यादा कॉजेज भी हैं और उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स भी हैं। अब देखिए, स्ट्रेस की वजह से हमें हेडेक, हमें स्टमक का प्रॉब्लम, हमें हार्ट का प्रॉब्लम, इवन कि अब तो स्ट्रेस जो है वो कैंसर का भी जो है वो एक कॉज समझी जा रही है। अच्छा, अब इसको वर्क प्लेस पे चूंकि ज्यादातर हमारा जो जिंदगी का हमारा समझे 1/3 पार्ट है वो काम में ही गुजरता है, तो डेफिनेटली वहीं पे हमें लोगों से ज्यादा डील करना पड़ता है और वहां पे हमारे ज़ाहिर जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ डीलिंग्स में या काम के बहुत ज्यादा ओवरलोड होने की वजह से हम स्ट्रेस को फील करते हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस भी और हमारी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। अब लोगों को जरूरत है कि वो इसको सीखे। इवन के बहुत ज्यादा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, अब वो भी इसके ऊपर ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। उनके अपने जो वर्कर्स है वो भी स्ट्रेस की वजह से ना सिर्फ ये कि हमारी सेहत मुतासिर होती है, बल्कि हमारे काम की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अच्छा, ये बताएं कि स्ट्रेस जो है वो सिर्फ वर्कलोड तो एक रीजन नहीं है। जी बिल्कुल। इसकी और क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, इसकी और भी बहुत सी वजूहत हैं। वर्कलोड के अलावा हमारे जो अपनी कलीग्स के साथ रिलेशंस हैं, हमारे ऊपर जो डेडलाइंस का स्ट्रेस है, हमारे ऊपर जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, हमें अगर फील होता है कि हम यहाँ पे हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, या जो अनसर्टेनिटी इकोनॉमिकली हम फेस कर रहे हैं और इकोनॉमिकली हम जो बर्डनलाइज हैं, वो भी स्ट्रेस की बहुत बड़ी कॉज है। फिर जो हमारे वर्क प्लेस के ऊपर जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं और जो जेंडर बायसनेस है या रोल बायसनेस है या अनसर्टेनिटी और क्लैरिटी नहीं है हमें अपने रोल की, वो भी हमारे लिए स्ट्रेस का बायस या इमीडिएट सुपरवाइजर को खुश करने की जो एक तड़प होती है इंसान में कि वो किसी तरह मुझसे राजी हो जाए, बॉस राजी हो जाए, बिल्कुल उसके लिए हम ओवरलोडेड हो जाते हैं, हम ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हम बर्न आउट हो जाते हैं, ओवरलोड से ज्यादा बर्न आउट हो जाते हैं। एक होता है हार्डवर्क होना, एक होता है ओवरलोड होना। हम जब ओवरलोड हो जाते हैं, जब हम ये नहीं सीखते कि वेयर वी हैव टू बी असर्टिव, वेयर वी हैव टू से नो और वेयर वी हैव टू ड्रॉ आवर डेडलाइंस और आवर बाउंड्रीज, तो फिर वहां पे हम अंडर स्ट्रेस आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे रिलेशंस को, हमारे बिहेवियर को, हमारी कम्युनिकेशंस को, हमारी पूरी पर्सनालिटी को। तो उसके नतीजे में इंसान जब फील करता है कि वो अंडर द स्ट्रेस जा रहा है, जी बिल्कुल, तो नॉर्मली लोग रुक कर ये क्यों नहीं सोचते कि मैं अगर फिजिकली डाउन हो रहा हूँ या मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है या मेरे सर में हल्का दर्द रहता है, तो वो उस रूट कॉज को जानने की लोग कोशिश क्यों नहीं करते? वो काम में क्यों मगन रहना चाहते हैं? वो समझते हैं कि बस काम किए जाओ, लेकिन जो मेरी बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं उसके नतीजे में मैं उसको स्टडी करने की कोशिश क्यों नहीं करता? नॉर्मली लोग अपने हवाले से क्यों केयरलेस क्यों है? और वैसे असल में ऐसा है कि अवेयरनेस नहीं है। हम समझते हैं हेडेक है तो एक टेबलेट ले ली,
हम समझते हैं घर आके अगर बीवी ने या बच्चों ने या भाई ने या बहन ने किसी ने कहा मूड क्यों खराब है, तो हम समझते हैं कि ये हमें क्यों नहीं समझ रहे। हम ये नहीं समझे कि हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस में नाकाम हो रहे हैं या हम क्यों फेलियर हो रहे हैं, क्यों हम एक जगह पे लोगों को खुश करने के चक्कर में दूसरी जगह के लोगों को नाराज किए जा रहे हैं। जब लोगों में ये अवेयरनेस आएगी कि एक्चुअली स्ट्रेस है क्या और हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, हम इसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं, हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तब तक जाहिरी बात है हम मेडिसिन पे ही यकीन रखेंगे। कभी हम सर दर्द की दवाई के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, कभी हार्ट इशू के लिए जाएंगे, कभी स्टमक के लिए जाएंगे, कभी ब्लड प्रेशर के लिए जाएंगे, कभी नींद ना आने के लिए जाएंगे, कभी नींद बहुत ज्यादा आने के लिए जाएंगे। तो हम इसको मेडिकली ही जो है ना वो टैकल करने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, हमारी फैमिली जो है वो इस अंडरस्टैंडिंग में हमारा कैसे साथ दे सकती है? मसलन आप बाहर से गई और यू आर इन मेंटल स्ट्रेस, आपने जाके पर्स जो है वो चला के पलंग पे मारा और कमरा बंद कर लिया और कहा कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं सोने लगी हूँ। या मियाँ साहब घर तशरीफ़ लाए और वो स्ट्रेस में थे और उन्हें आके खातून खाना पे या बच्चों पे धाड़ना शुरू कर दिया, तो फैमिली कब ये अंडरस्टैंड करेगी कि इसके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उनको सुना जाए, उसको समझा जाए ताकि उसको गाइड किया जा सके? मैंने वही आपसे जो बात की कि ये एक्चुअली पूरी सोसाइटी का इशू है। हम जो एज अ फैमिली मेंबर्स भी हम इस बात को अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जो फैमिली के लोग हैं घर में, अगर बीवी मौजूद है तो वो समझते हैं कि ये कौन सा बाहर से कोई तीर मार के आ गया, मैं भी तो घर में बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ। और वो भी शायद घर में अब पहले होता था कि घर में तूने खाना खुद कोई फिजिकल एक्टिविटीज करती रहती थी। अब जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी हमारी बिल्कुल डेड हो गई है, क्योंकि हमने सोफे पे बैठ के माइयों पे कांवलियों पे ही हुक्म चलाना है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव टू रिलीज योर सक्सेस स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस रिलीज ही नहीं होती तो वो जो बाहर से बंदा आता है उसका भी वो भी स्ट्रेस से भरा है, जो घर वाले मौजूद है वो भी स्ट्रेस से भरे हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी के ना होने की वजह से और हमारे अवेयरनेस न होने की वजह से आप देखिए कि हमारी फैमिलीज भी टूट रही हैं। उसमें भी स्ट्रेस एक कॉज है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है। फैमिली मेंबर्स को भी चाहिए, हमें चाहिए, बल्कि हमारी मीडिया को चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि आपने आज इसके ऊपर बात की है। हमारी मीडिया को भी चाहिए, हमारा मीडिया खुद भी स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी कॉज है। आप देखिए कि जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो पूरे दुनिया में है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में इसको हाइप दी जा रहा है और हर वक्त लोग ये सुनते आटा आज इतने रुपए महंगा हो गया, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, हाँ जी ब्रेकिंग, वो खुद भी स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी कॉज बन रहा है। तो मैं तो आपके जरिए सबको कहूंगी कि वो स्ट्रेस देने की बजाय स्ट्रेस को डील करने के तरीकों पे बात करें, उसको मैनेज करने के तरीकों पे बात करें, ताकि हम थोड़ा कूल और काम सोसाइटी बन सके। आप देखिए कि हर तरफ पूरी सोसाइटी में, मुआशरे में अफरा तफरी, आपको एक दौड़ नजर आती है, डिस्ट्रैक्शन का शिकार है जी बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शन है। हमें कोई पता नहीं कि हमने किस से जाना है। और मोस्टली आप देखें कि हमारी स्ट्रेस की वजह बनती है हमारा बात करना हमारे इंटरेस्ट के ऊपर। मसलन हमें नहीं पता, बासिफ अली वासिफ साहब की बहुत मशहूर बात है कि उनके पास एक बंदा आया तो उन्होंने कहा कि चाय रखी उसके आगे, तो उसने कहा वासिफ साहब पाकिस्तान के हालात देखो किधर जा रहे। तो वो कहने लगे तू खराब किते ने? कहते नहीं। कहते तू ठीक कर सके ना? कहते नहीं। कहते फिर चाय पी। तो बात ये कि हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोच सोच के खुद को स्ट्रेस देते हैं जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, और हम उन चीजों के बारे में ना तो बात करते हैं ना सोचते हैं जिन्हें मैनेज करने से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, हमारी फैमिली जो है वो हमारे स्ट्रेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग में कैसे हमारी मदद कर सकती है? जैसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि घर में जब हमारा रवैया तब्दील होता है तो घर वाले बजाय उसमें हमसे सहम जाएं और हमारे प्रेशर में आ जाएं, वो आगे बढ़ के हमसे ये जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है? बिल्कुल, उसके लिए देखिए फैमिली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी आपने हमेशा सुना होगा कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो वो औरत का हाथ इसलिए कि जब एक शख्स बाहर से थका हुआ आए और घर में वो इस तरह का रवैया करे तो घर वाले उसको अंडरस्टैंड करें कि इसके रवैये में ये तब्दीली किसी आउटर सिचुएशन की वजह से है, तो वो खुद उस आउटर सिचुएशन में कूदने के बजाय या उसको कन्फर्ट करने के बजाय उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो इस तरह के फैमिली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, बैठना शुरू करें, कम्युनिकेशन अपनी बेहतर करें,
अपनी फैमिली, हमारा देखे फैमिली बाउंड्रीज भी हमारी टूट गई है ना। हम हर बंदा, जो घर में 4 लोग बैठे हैं तो वो हर बंदा अपने मोबाइल पे बिजी है। हम कम्युनिकेट ही नहीं एक दूसरे से के साथ करते, और कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो जब हम कम्युनिकेट ही नहीं करते, बात ही नहीं करते, तो हमें अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती। हम सिर्फ, और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात जो है मावे साहब, हम अपनी इंटेंशंस को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि मैंने तो उससे ये बात इसलिए पूछी थी, और दूसरों के एक्शंस को देखते हैं। हम देखते हैं कि इसका एक्शन क्या था, और अपना हम देखते हैं कि हमारी इंटेंशन क्या थी ये बात पूछने में, और उसके एक्शन के रिस्पॉन्स पे हम रिएक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, बजाय उसके कि हम उससे ज्यादा बड़ा रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, उससे ज्यादा बड़ा रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं ये समझती हूँ कि आजकल फैमिलीज की बाउंड्रीज जो हैं, जो बाउंड्स हैं फैमिली की, उसे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब बैठकर अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आप फील कीजिए कि आप रिलैक्स होते हैं। इंसान जो कहते हैं ना हैवाने नातिक है, उसे सोसाइटी चाहिए बात करने के लिए, बात सुनने के लिए, बात कहने के लिए। आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा पाकिस्तान में भी आ जाएगा, बाहर के मुआशरे में तो जो लिसनिंग क्लिनिक्स बने हुए हैं, वो किस लिए बने हुए हैं? वो इसीलिए बने हुए हैं कि लोग बात करें किसी से, वो कुछ कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता यही होने वाला है, क्योंकि हम लोग भी मोबाइल्स पे बिजी, हम दूसरों को नहीं सुनना चाहते। अच्छा, हम बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव हैं। वी नीड टू बी वेरी गुड लिसनर्स। यस, इट्स अ बेस्ट मेडिसिन कि वी शुड बी अ वेरी एक्टिव लिसनर। एक होता है लिसनर, हम बात काम भी करते हैं और हम कह रहे हैं हम सुन रहे हैं। एक होता है एक्टिव लिसनिंग। आप कभी नबी सल्लल्लाहु की जिंदगी से उठा के देखिए कि आप जब किसी सहाबी की बात सुनते थे तो आप अपना पूरा वजूद उसकी तरफ फेर लेते थे, और उसकी बात को काटते नहीं थे, पूरी तरह से तवज्जो से सुनते थे। ये एक्टिव लिसनिंग, कि अगले बंदे को तसल्ली हो कि आप उसको सुन रहे हैं एक्टिवली, आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, आप उसके वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप उसके किसी काम ना भी आ सके, आप उसको पेशेंस के साथ सुन ही लें, बिल्कुल, तो वो रिलीफ में चला जाता है। जी, आप देखें हम किसी भी डॉक्टर के पास जब खातून खाना जाती हैं या खवातीन जाती हैं, तो आपको उस डॉक्टर के पास रश बहुत ज्यादा नजर आएगा, जो बहुत ज्यादा बातें करता है सुनता है, जो बीमारी से ज्यादा कहता है माँ जी नू ठीक है ताड़ी, वड्डी दा की हाल है, छोटी दा की हाल है। वो जब इस तरह की बातें करता है तो वो जो अम्मा जी आती हैं या जो खातून खाना आती हैं, वो अपने दिल का हाल कहने के बाद आधी बीमारी उनकी वहीं दूर हो जाती है। और ऐसा डॉक्टर जो सिर्फ ये कहे कि अच्छा जी ये बीमारी है, ये मेडिसिन ले लें, बाहर आते वो कहेगी डॉक्टर नहीं सही। मैं अपने एक जानने वाले को, एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के, उनके पास लेकर गया। अच्छा, तो उन्होंने तकरीबन 20 मिनट्स उनको पूरी तवज्जो से चेक किया, और वापस आके घर पे मुझे अंकल कहने लगे कि पुत्र गल है आराम ते पर मैनू आना कि नहीं आना। लेकिन मैं ओदी गल्लां सुन के और जिन्नी तवज्जो नाल उन्होंने मैनू चेक किया है, मैनू तसल्ली हो गई है। तो समटाइम्स आप गुफ्तगू से लोगों को यानी कूल डाउन कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हमारी पूरी सोसाइटी जो है, आप देखिए हम किसी भी बंदे की पूरी बात भी नहीं सुनते, हम आधी बात सुन के अपना रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो ये लिसनिंग की बहुत ज्यादा कमी हमारी सोसाइटी में भी होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। बाहर तो थी ही, अब हमारी सोसाइटी में भी होगी। और एक जो हमारा इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, उसमें हम समझते हैं कि अब हर बंदे को कमाई की दौड़ में लग जाना चाहिए। जब हर बंदा कमाई की दौड़ में लग रहा है तो हर बंदा ओवरवर्क भी हो रहा है, ओवरलोड भी हो रहा है। वो ओवरलोडिंग, फिर वो सारे ही फैमिली के जो मेंबर्स है वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। सही, बहुत जबरदस्त आपने गुफ्तगू की। एक छोटी सी ब्रेक ले ले, क्या ख्याल है? जी जरूर नाज़रीन, जहां हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपदा खबर से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। व्हाइट बोर्ड से आगे सोचो और सोचो को पंख लगा दो, खला की खिड़की खोल के झांको, कायनात के राज चुरा लो। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। ये जहां तो तुम्हारा जहां है, तुम सा दूजा कोई भी कहाँ है। दार अरकम
अपनी 700 से ज्यादा ब्रांचेस में 3 लाख से ज्यादा तुलबा को बेहतरीन अखलाकी अकदार के साथ तालीम और तहजीब दोनों दे रहा है। दारे अरकम, तालीम तहजीब साथ साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम आफ्ता खबर से हमारी गुफ्तगू जारी है। वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस की आपने कुछ वजूहात शुरू में बयान की, उनको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लें कि वो कैसे हमारी ओवरऑल वर्किंग को और हमारी जो सेहत है दोनों को डिस्टर्ब कर रही हैं। अच्छा, अब देखिए, एक तो है बॉस का रिलेशनशिप आपके साथ कैसा है। अगर तो रिलेशनशिप अच्छा है तो डेफिनेटली जो आपका वर्क एनवायरनमेंट है वो खुशगवार होगा, प्लेजेंट होगा। यू वुड लव टू वर्क ओवर देयर और आपकी वर्क क्वालिटी भी बेहतर होगी। लेकिन अगर बॉस ऐसा है, सेंसिटिविटी जिसके अंदर नहीं है, जो काम को टास्क ओरिएंटेड है, जो पीपल ओरिएंटेड है ही नहीं, उसे लोगों के एहसासात से, लोगों की तकलीफ से कोई गर्ज ही नहीं है, वो सुनना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ आपको डेडलाइन देता है और काम देता है। मैकेनिकल वे में वो आपसे रिजल्ट ले रहा है। वो समझता है कि आप मशीनें हैं जिनसे वो डील कर रहा है, तो उसने आपको एक डेडलाइन दे दी, आपने काम करना ही करना है, रिगार्डलेस कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, तो बॉस से पहले भी एक लेयर है, वो आपका इमीडिएट सुपरवाइजर है, इमीडिएट बॉस है। बिग बॉस तो बाद में आता है जी। बहुत सी लेयर्स होती हैं। आपको जो भी सुपरवाइज कर रहा है उसके ऊपर फर्स्ट लाइन मैनेजर है, सेकंड लाइन मैनेजर्स हैं, उसके ऊपर वो है, तो डेफिनेटली आपका जो इमीडिएट बॉस है आपके लिए तो वही बॉस है, तो उसी ने आपको डेडलाइंस देनी है। उसके अलावा फिर जो आपके को वर्कर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनका रवैया, बाज दफा जो आपके कलीग्स होते हैं वो टॉन्टिंग वे में आपसे बात करते हैं, या कोऑपरेटिव नहीं होते, या आपको जो, अगर आप नए कहीं गए हैं तो आपको मेंटरशिप की जरूरत है और कोई बंदा आपको हेल्प आउट करने को तैयार नहीं है, या आपसे अपना काम भी करवा लेते हैं और प्रेजेंट अपने नाम से करते हैं। जी, अपने नाम से। मैंने वही बताया ना, फिर ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और आपको अपने रोल की क्लैरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज की रिस्पॉन्सिबल है, आप किसके लिए जवाब दें। आपको कोई हर काम के लिए जवाब दे तो नहीं कर सकता, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली कोशिश करती हैं कि एक ही बंदे से ज्यादा जो है वो काम लिए जा सके। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा काम लेने के बाद एप्रिसिएशन का लेवल उतना होने के बजाय वो जो पूछगिछ का लेवल है वो बढ़ जाता है। अच्छा, एप्रिसिएशन समटाइम इसलिए भी नहीं करते कि उसके रिस्पॉन्स में कहीं तनख्वाह ना बढ़ानी पड़ जाए। यानी बॉस अगर सेटिस्फाइड हो गया और उसने एम्प्लॉय को शाबाश दे दी, तो बॉस को ये भी ज़हन में होता है कि अच्छा, ये हो सकता है 2-3 दिन के बाद मेरे पास आया कि जी मैं तो बहुत काम करता हूँ या मैं बहुत काम करती हूँ, तो काइंडली मेरी सैलरी बढ़ा दे। वो भी देखिए ना, उसमें भी कोई सेट पैटर्न्स, रोल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या वो डिस्कस नहीं करती हैं। जो अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है डेफिनेटली वहां पर तो पूरा एक प्रोसीजर होता है, आपको पता होता है, सिस्टम्स बने, सिस्टमैटिकली आपके अप्रेजल्स होने हैं, सिस्टमैटिकली आपसे पूछगिछ होनी है। लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। आप उनसे पूछ नहीं सकते मेरे अप्रेजल का क्या तरीकेकार होगा, तो वो आपको पता ही नहीं होता किस बात पे बॉस खुश होगा, किस बात पे वो नाराज होगा, किस बात पे मेरी कटौती होगी, किस बात पे मेरी पे बढ़ेगी। तो वो जो अनसर्टेनिटी, जो क्लैरिटी नहीं है आपको अपने रोल में और दूसरों के रोल में, आपको ये नहीं पता कि मुझे पूछ कौन सकता है। बाज दफा 2-3 लोग आपको पूछने आ रहे हैं एक ही काम के लिए और आपको समझ नहीं आती मैं किसको जवाब दूं। तो वो भी जो चीजें हैं वो भी आपको स्ट्रेस में लेकर आती हैं। उसके अलावा आपकी जो आप बाउंड्रीज जब ड्रॉ नहीं करते तो फिर आपको अपनी फाइल्स और अपनी सारी परेशानी है और अपने सारे काम उठा के जब घर लेके जाने पड़ते हैं, और घर में भी आपको खाना खाते हुए डिनर पे आपको बॉस की कॉल आ रही है, आप जवाब दे रहे हैं, आपको अपने क्लाइंट की कॉल आ रही है, आप जवाब दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल जो वो बढ़ता जाता है। क्योंकि जब पूरे दिन के बाद आप घर जाते हैं तो घर वाले भी आपसे आपका टाइम चाहते हैं, वो भी सुबह से आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, बॉस ये भी करते हैं, ऑफिस खुल गया, काम जारी है, स्टाफ मौजूद है और बॉस जो है वो अपनी मीटिंग्स पे हैं, वो बाहर फिर रहे हैं, वो घर पे मौजूद हैं, और जो ही 3 o'clock होते हैं और 3:30 होते हैं तो बॉस ऑफिस में हाथ धमकते हैं। अब उसका नुकसान ये होता है कि वो 3:30 बजे आके लोगों से काम पूछना शुरू कर देते हैं। जैसे काम जाहिर है कि जो कल का काम था उसको तो आज सुबह 9 बजे पूछा जाना चाहिए था। जब आप 3-3:30 बजे काम पूछेंगे और फिर काम नहीं हुए तो उसके बाद वो उनसे कहते हैं इसको मुकम्मल करके घर जाओ। अब 5 o'clock ऑफिस का टाइम खत्म है, आप उसको 7 बजे तक 8 बजे तक रोक रहे हैं कि काम मुकम्मल होगा तो आप घर जा सकते हैं। तो ये जिस मेंटल टॉर्चर से आपका एम्प्लॉय गुजरता है और जिस अजियत से आप गुजरते हैं,
कि आपको एक्सेसिव टाइम वहां पे देना पड़ रहा है और उसका कोई ओवर टाइम भी आपको पे नहीं होना, तो इससे भी आपकी ज़ाहिर सेहत तो मुतासर होती है, आपका एटीट्यूड, बिहेवियर सभी कुछ तब्दील होता है। ये देखिए आपकी वेलबींग इससे बहुत ज्यादा मुतासर होती है। और मैं समझती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी सक्सेस में उसके एम्प्लॉयज की वेलबींग, उनकी हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली उसकी जो इम्पैक्ट है उसके वर्क क्वालिटी पे आते हैं। जब उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो इम्प्रूव नहीं करता तो डेफिनेटली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो नहीं करती। तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप अपने एम्प्लॉय की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे तवज्जो दें। आप उन इनसेंसिटिविटी मत दिखाइए उनकी तरफ। आपका एम्प्लॉय मेंटली फिजिकली हेल्दी होगा तो ऑटोमेटिकली इन रिजल्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। अब अगर ये बात बॉसेस की समझ में आ जाए तो मेरा ख्याल है कि वो इन तमाम चीजों की जो है वो एक बाउंड्री जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं कि कब तक काम कर रहा है। और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अब इसको समझ भी नहीं है, अंडरस्टैंड भी कर रही हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखें कि उन्होंने अब अपने टेबल टेनिस रख लिए हैं, रैकेट्स हैं, सिटिंग प्लान उनके बहुत डिफरेंट हो गए हैं। उन्होंने वहां पे बीन बैग्स दे दिए लोगों को सो दे कैन सिट प्रॉपर्ली, ग्रीन एरियाज को डेवलप कर रहे हैं, ऑफिस का पार्ट बना रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जो आप समझिए सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसमें इस तरह की बहुत सी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है ताकि लोग जो है वो रिलैक्स फील करें। और चूंकि उसमें उनका मेंटल वर्क ज्यादा है, उनकी क्रिएटिविटी ज्यादा है, तो उस पे वो बहुत ज्यादा लोग तवज्जो दे रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेनिट्रेट करे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो इसमें ये बताइए कि जो इस वक्त ऑलमोस्ट 95 और 97% ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें अब को वर्किंग एनवायरनमेंट है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि खवातीन किसी ऑफिस में या इदारे में काम ना कर रही हूँ, बल्कि खवातीन की तादाद कहीं तो 50-50 है और बाज़ जगहों पे तो खवातीन डोमिनेंट हैं और मर्दों की तादाद बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद आप ये बताइए कि क्या को वर्किंग एनवायरनमेंट में भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो जस्ट इस मखलूत माहौल की वजह से वर्किंग पे इफेक्ट होते हैं, आपकी सेहत पे, आपकी कारकर्दगी पे? क्या वो माहौल हेल्दी है पाकिस्तान में इस वक्त? मैं ये तो नहीं कह सकती कि हेल्दी है या अनहेल्दी है, लेकिन डेफिनेटली ये तो हम सब समझते हैं कि उसमें प्रॉब्लम्स तो हैं। इवन कि आप ये देखें कि वो क्यों प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हम जेंडर बायस्ड हो जाते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो तो आप देखिए कि ड्राइवर जो पीछे वाला है तो वो अगर गाड़ी आगे रुकी तो डेफिनेटली उसके मुंह से, जो मैं अक्सर सुनती हूँ, जरूर आगे कोई खातून है जो गाड़ी चला रही है, रोक दी है, ये बगैर देखे रोक देती है। तो इस तरह के कमेंट्स आपको पता है पास होते हैं। अच्छा, अगर आप दूसरी तरफ देखें तो शायद आप मुझे कहें कि मैं ज्यादा फेमिनिन हो रही हूँ। खवातीन जितना काम करती हैं, मसलन आप देखें कि खवातीन अगर वर्किंग वीमेन है वो घर को भी टाइम दे रही है, वो अपने बच्चों को भी टाइम दे रही है। तो हम जो बीइंग मैन, हमें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसके काम को वैल्यू करना चाहिए, हमें उसको हेल्प आउट करना चाहिए। उसकी बजाय हम उसके दरम्यान और अपने दरम्यान एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर लेते हैं। और हम जो है, अगर उसने कोई अच्छा काम कर दिया, मेल एंड फीमेल की वो एक रिफ्ट क्रिएट हो जाती है। जी, लिफ्ट, और उसमें हम उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं कि ये बस उसकी मंजूर नजर है, ये इसलिए काम कर रहा है, ये तो आए ना आए, बॉस ने इनको कुछ कहना नहीं। तो वो जो कमेंट्स नेगेटिव हम पास करते हैं वो डेफिनेटली जब उस तक पहुंचते हैं तो हम उसका भी रवैया हमारी तरफ जो है वो नेगेटिव हो जाता है। वो जो ट्रस्ट का माहौल है वो नहीं डेवलप होता। ऑफिस में जो कुछ खवातीन के बारे में कमेंट्स चल रहे होते हैं वो वन वे और द अदर वे खवातीन तक पहुंच ही जाती है। जी बिल्कुल ऐसे। आपके ऑफिस बॉयज हैं, आपके अटेंडेंट हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, वो बात तो आप तक आई जाती है। आपका बिहेवियर ही पूछा देता है ना, आपकी लुक, आपके जेस्चर्स वही पूछा देते हैं वो बात खातून तक। उसके अलावा देखिए, कहीं भी आप तब तक प्लेजेंट माहौल में काम नहीं कर सकते जब तक आपकी म्यूचुअली रिस्पेक्ट नहीं है। आप म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे तो आप डेफिनेटली आप एक दूसरे को ट्रस्ट करेंगे। जब आप ट्रस्ट करेंगे तो यू वुड बी ओपन। आप जब ओपन होंगे, आप कम्युनिकेशन में कंफर्ट फील करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, आप अपने ओपिनियंस देने में कंफर्ट फील करेंगे, आप अपने आइडियाज को शेयर करने में कंफर्ट फील करेंगे, और फिर डेफिनेटली आप एक
अलाइंड जो ट्रस्ट है उसके साथ काम करेंगे तो बेहतर जो है वो माहौल और बेहतर प्रोडक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप तो ट्रेनिंग्स के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाती रहती हैं, कभी कोई ऐसी बात भी आप तक आई कि इस ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हैं और मर्द बेचारे अकलियत में हैं, तो वो जो इश्यूज खवातीन को मर्दों से फील होते हैं, तो क्या मर्द भी फील करते हैं कि जहाँ खवातीन ज्यादा हैं तो वहाँ उनका भी हाल बहुत ही बुरा है? फॉर्चुनेटली अभी तक मेरा किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना नहीं हुआ। हाँ, अभी 2 दिन पहले पीसी में हम ट्रेनिंग करवा रहे थे एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां तकरीबन कोई 250 लोग थे। अच्छा, उन 250 लोगों में खवातीन की तादाद 5 थी और मैंने उनसे कहा कि मुझे तो ये मैन डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन लगती है। तो कहने लगी जी मेल डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम इतने ही हैं, 5 खवातीन 250 लोगों के अंदर। लेकिन मैंने वहां जो देखा कि उनके सीईओ और उनका पूरा स्टाफ उनको इंतहाई रिस्पेक्ट दे रहा था। अच्छा, मुझे लग रहा था कि अच्छा उन्होंने वहां पे थोड़े जो प्राइजेस हैं वो अनाउंस किए, उसमें वो इस तरह अनाउंस कर रहे थे कि जैसे आपने देखा होगा ये अवार्ड सेरेमनीज टीवी में होती है कि जी नॉमिनेशंस ये हैं और अवार्ड इसको दिया जा रहा है। तो उसमें मैंने देखा कि एक जगह पे उन्होंने 2 खवातीन थी और एक मेल थे, उनका नाम अनाउंस किया कि ये नॉमिनेट हुए हैं। और मुझे लगा कि शायद ना अब ये फेवरिज्म करेंगे और किसी खातून को दे देंगे, लेकिन वो 2 खवातीन के होते हुए उन्होंने जो अनाउंस किया वो मेल था जिसने लिया। उन्होंने उन 5 खवातीन में से मेरा ख्याल है एक खातून थी जिनको प्राइज मिला एज अ बेस्ट मेंबर ऑफ द ईयर, इस तरह से कुछ। लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे, उन्होंने बकायदा उनका अलग टेबल लगवाया, बकायदा उनको पूछने के लिए आ रहे थे। तो बहुत अच्छा माहौल था वहां पर। पीटीसीएल के साथ ट्रेनिंग हम करके आए, गवर्नमेंट का इदारा है, वहां पे भी खवातीन भी थी और मेल्स भी थे। वहां पे भी खवातीन बल्कि हाई पोस्ट पे थी। शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है। अब वो जो टॉक्सिक एनवायरनमेट है उसमें कुछ लोग जो है एक्चुअली हम ना डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। अब देखें मौलवी साहब, ये लॉ ऑफ नेचर है, हमारे थंब प्रिंट्स नहीं मिलते, तो हाउ वी कैन बी द सेम फ्रॉम आवर माइंड्स, फ्रॉम आवर थॉट्स, फ्रॉम आवर आइडियाज, फ्रॉम आवर वैल्यूज। डेफिनेटली ये भी डिफरेंट है। तो हमें एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें कि अगर एक ही मामले पे मैं ये बात सोच रही हूँ तो दूसरा ये सोच है, तो उसकी जो सोच है, उसकी जो राय है, वो उसके अपने एक्सपीरियंस पे बेस करती है। यानी हमारे इर्द गिर्द का पूरा माहौल हमारी मर्जी का कैसे हो सकता है? हम इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम मोनोटोन हो जाए, हर बंदा जो वो मेरी तरह सोचे, हर मामले में जो राय मैं दे रही हूँ वो। और उसके अलावा हमारे सब जो है ना, मैं समझती हूँ कि साइकोलॉजी की बेसिक एजुकेशन हर बंदे को मिलनी चाहिए। हम लोग पर्सनालिटी डिफरेंस नहीं समझते। जो पर्सनालिटी डिफरेंस होते हैं दे ऑल्सो क्रिएट कन्फ्लिक्ट, दे ऑल्सो क्रिएट स्ट्रेस। मसलन आप देखिए, अगर आपके बॉस की पर्सनालिटी ए टाइप है, अब ए टाइप पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो मेरी तरह के लोग होते हैं जो रेस्ट को एंजॉय नहीं करते, जो हर वक्त जल्दी में रहते हैं, उन्हें हर काम में जल्दी चाहिए, दे डोंट लाइक वेट, वो वेट करना नहीं पसंद करते। अच्छा, जो बी टाइप के लोग होते हैं दे आर वेरी काम एंड कूल और वो चीजों को इतनी सीरियसली नहीं लेते। फुल ठंड प्रोग्राम है, वो हमेशा आपको ये बोलेंगे चिल करे। तो अब वो चाहे आपके बच्चों के दरमियान हो या आपके हस्बैंड के दरमियान हो, तो जब 2 पर्सनालिटी का क्लैश आ जाता है तो बजाय वो ये समझने के कि मेरी पर्सनालिटी चूंकि ऐसे है तो मैं इस तरह का बिहेव कर रही हूँ, अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप यकीन मानिए बहुत से मामला वैसे ही हल हो जाएंगे कि आपको लगे कि मेरा बेटा जो या मेरा हस्बैंड जो है या मेरा कोलीग जो है या मेरा बॉस जो है वो ए पर्सनैलिटी का है या बी पर्सनैलिटी का है, वो इसलिए हर काम को बड़े आराम से लेता है, या मैं चीजों को परफेक्शन के साथ करना चाहती हूँ। अब जो ए पर्सनैलिटी के लोग हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, वो चाहते हैं हर काम परफेक्शन के साथ हो, वो चीजों को इधर से इधर हिला हुआ देखना भी उनकी तबीयत को नागवार गुजरता है। अब ये चीजें जो है वो कंफ्लिक्ट पैदा करती है, क्योंकि वो ऑफिस में भी जाएंगे तो वो शोर मचा देंगे कि मैंने अपना पेन यहाँ रखा था, मेरी टेबल से इधर कैसे चला गया, ये मेरा ग्लास था आपने उठा के वहां क्यों रख दिया, ये सोफा आपने ऐसे क्यों कर दिया। तो वो चीजें जो फला मग में कॉफी पीनी है, जी बिल्कुल, वो परफेक्शनिज्म के कायल होते हैं, उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए, इन टाइम चाहिए, बिफोर टाइम चाहिए, वो डॉक्टर्स पे भी जाके वेट करने को तैयार नहीं। जबरदस्त। अच्छा मैडम, क्या ख्याल है यहाँ ब्रेक ले लें? जी सर। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। मैडम आफ्ता खबर से हमारी गुफ्तगू जारी है। स्ट्रेस की हमने डिफरेंट जो कॉजेज हैं उनको हमने डिस्कस किया। ये बताएं कि हम वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उससे पहले हम स्ट्रेस से अवॉइड करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और वो किस तरह से होगा? अच्छा, स्ट्रेस से अगर आपने अवॉइड करना है तो वो एनवायरनमेंट जो है वो ट्रस्ट का एनवायरनमेंट होगा, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट होगा, वो सेल्फ अवेयरनेस का एनवायरनमेंट होगा, अब वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नीड का एनवायरनमेंट होगा, अब वो पीपल एनवायरनमेंट होगा जिससे और दूसरों को वैल्यू और स्पेस देने का जी एनवायरनमेंट होगा, डाइवर्सिटी को वेलकम करने का एनवायरनमेंट होगा। जब इस तरह का एनवायरनमेंट होगा जिसमें हर बंदा जो है वो दूसरे की डाइवर्सिटी इंडिविजुअलिटी पे बिलीव करेगा और उसको वैल्यू देगा, उसको रिस्पेक्ट देगा, वो एक्टिवली उसको लिसन करेगा विदाउट इंटरप्ट और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना चाहेगा। जो वो जो कहते हैं ना कि अपना पाँव दूसरे के जूते में डाल के फील करेगा, तब जो है वो बेस्ट वे होगा। अच्छा, अपना पाँव दूसरे के जूते में डालने से पहले ये जरूरी होता है कि आप अपने जूते से अपना पाँव निकालें तो फिर दूसरे के जूते में डालें। आपको एहसास तभी होगा जब जी जी बिल्कुल। तो ये जो है वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसमें मैं समझती हूँ कि आप स्ट्रेस को जो है वो कम से कम कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं अपने कोलीग्स और अपने एम्प्लॉइज के हवाले से। अच्छा, आप तो ये बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग्स दे, कोई एसओपीज डेवलप करे और उस एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग के लिए कि क्या वो हेल्दी जा रहा है और कंडीसिव टू लर्निंग है या कंडीसिव टू प्रोग्रेस है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉस क्या करे या ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने एचआर हेड्स बनाए हुए हैं, एचआर डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास, लेकिन उनके पास आईओ साइकोलॉजिस्ट नहीं है। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हो। अच्छा, सॉरी टू से कि हमारे जो एचआर हेड्स हैं वो तो शायद जस्ट हायरिंग एंड फायरिंग पे बिलीव करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे या प्री आप कह रहे हैं रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग्स हैं या पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग्स हैं, उसमें ये जो ह्यूमन बिहेवियर का एलिमेंट है, आई एम सॉरी टू से मुझे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में वो कहीं नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं माविया। यही वजह है कि आप देखिए बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां पे बच्चों के भी बहुत ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं जिन्हें हम समझने को तैयार नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को समझना चाहिए कि अगर उन्हें ग्रो करना है और उनका जो एसेट है वो ह्यूमन रिसोर्स है, तो उसको हेल्दी रखने के लिए उनके पास आईओ साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए और उन्हें ये पता होना चाहिए कि किस किस इश्यूज पे उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। और सबसे पहले तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ही ट्रेनिंग करवाएं, हेल्दी एनवायरनमेंट पे ट्रेनिंग डिजाइन करवाएं और वो वही डिजाइन कर सकता है जो खुद इसकी ना हो रखता है। अगर वो एचआर से तवक्को करेंगे तो वो नहीं कर सकते। अच्छा, जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम समझते थे जो साइकोलॉजी पढ़ेगा ना वो पागल ही हो जाएगा। बिल्कुल वो खुद साइको केस बन जाएगा। लेकिन आज फील हो रहा है कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है या जो साइकियाट्रिस्ट एज एक्सपर्ट है वो इस मुआशरे की जिसके अंदर टेंशन ही टेंशन है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और मेंटल स्ट्रेस है, वो साइकियाट्रिस्ट कितनी बड़ी जरूरत बन गया। मैं समझती हूँ बड़ी जरूरत बन गया आज के मुआशरे। आप देखें कि हमारी जो घर है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे स्कूल्स इटसेल्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब आए दिन जो आप खबरें पढ़ते हैं, स्टूडेंट से गन निकाल ली, टीचर ने डंडों से मार दिया। इवन छोटी बच्चियों का एक वाकया है कि स्कूल में लड़कियों ने मिलके एक बच्ची को ज़दोकोप किया। जी बिल्कुल, ज़दोकोप किया। और जो ड्रग अब्यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ड्रग अब्यूज एज आप समझे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, ये इम्पैक्ट है। जो कमिंग बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप चूंकि हम प्रोग्राम को समाप्त करना चाह रहे हैं, आप ये बताइए कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग से आगे और क्या इकदाम करें कि हमारा जो वो एनवायरनमेंट है वो सभी के लिए एक कंफर्टेबल वर्किंग प्लेस बन जाए। अच्छा मुआविया, मैं चूंकि एनएलपी प्रैक्टिशनर और मास्टर ट्रेनर भी हूँ, तो एनएलपी की बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं कि जिसमें योगा है,
उसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं। आप डीप ब्रीदिंग करवाएं। आप थोड़े अरसे के बाद इंसान का जो अटेंशन स्पैन है वो इतना लॉन्ग नहीं होता जितना लॉन्ग हम उसको काम दे देते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमें जो इंटरवल्स हैं, जो वक्फे हैं, वो रखने चाहिए काम के दौरान। और उन वक्फों के अंदर जैसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने स्मोकिंग एरियाज रखे होते हैं, तो एक छोटा सा जिम हो जिसमें जाके लोग अपनी एक्सरसाइज कर ले। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। या ऑर्गेनाइजेशन ये करें कि सुबह जब उनके एम्प्लॉइज आए तो कुछ टाइम वक्त होके जी वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद बैठेंगे, 15 मिनट्स की कम से कम वो एक्सरसाइज कर ले, उसके बाद वो अपने डेस्क पे आएंगे। और उसके दरमियान वो कुछ इंटरवल्स रखेंगे जी, आपको ये उसमें उनको कॉफी टाइम दें कि गो एंड सिट विद योर कोलीग और विद योर फ्रेंड। इससे जब म्यूचुअली उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगी। जब कम्युनिकेशन गैप बेहतर होगा, वो कॉफी पी रहे हैं, आप देखिए जब आप कॉफी पी रहे होते हैं अपने दोस्त के साथ तो आपकी गुफ्तगू कुछ और होती है, और जब आप काम के दौरान चाय पी रहे हो तो गुफ्तगू और होती है। तो बजाय इसके कि उनके डेस्क के ऊपर उनको चाय के कप सर्व करने के, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में वो जो पीएन है वो आता है और चाय के कप टेबल्स पे सर्व कर देते हैं। उसके बजाय वो 5 मिनट का 10 मिनट का एक इंटरवल दे, जाइए बाहर जाके चाय का कप पीजिए। 8 o'clock आपका ऑफिस स्टार्टिंग टाइम है, तो आप 3 घंटे के बाद 11 बजे टी ब्रेक कर ले, चाहे वो 15 मिनट की, बिल्कुल 10 मिनट की दें बेशक। अपने डेस्क से उठकर बाहर जाने में आपको जो है वो बहुत ज्यादा रिलीफ फील होगा। और जब आप अपने पसंद के बंदे के साथ 2-4 मिनट बैठ के एक कप कॉफी जो है वो एंजॉय करके आते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल भी डाउन चला जाएगा और आप अगले काम के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और ग्रेजुएशन ये भी कर सकती है। हम एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो हमें जब कोर्स करिकुलम दिया जाता था, कोर्स आउटलाइन दी जाती थी, तो उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती थी कि अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और टीचर स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलेशनशिप डेवलप करते हुए लिमिट्स को ड्रॉ करें और विद इन लिमिट्स अपने ताल्लुकात को आप बढ़ाएं। तो अगर हम वर्क प्लेस पे भी ये डिसाइड कर दें और ये रूल्स बना दें और एसओपीज का इसको पार्ट बना दें कि आपके म्यूचुअल जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें आपकी रिलेशनशिप की ये लिमिट्स हैं, अगर उनके अंदर रहकर हम एक दूसरे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहां लोग एक दूसरे की इज्जत कर सकें और एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप हो जाए काम करने का, तो उससे मेरा ख्याल है वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त बनाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए हमें लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं, बाउंड्रीज तो हमें ड्रॉ करनी पड़ती हैं हर जगह पे, चाहे वो हमारे कॉलीग्स के दरमियान हो, हमारे बॉस और सबऑर्डिनेट के दरमियान हो, वो लाइंस तो आपको ड्रॉ करनी पड़ती हैं। और मैं समझती हूँ कि उन लाइंस को रिस्पेक्ट भी किया जाना चाहिए, बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट भी किया जाना चाहिए कि यहाँ तक आपकी बाउंड्री, आप इससे आगे नहीं आ सकते। और आपको असर्टिव होना चाहिए, जहाँ पे जरूरत है आपको नो कहने की, वहां आपको नो कहना चाहिए। तो तभी जो है वो काम जो है वो बेहतर अंदाज में चल सकता है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कुछ 1-2 घंटे के बाद आप आपके पास एक इंस्ट्रक्टर हो या आपका कोई छोटा मोटा मेंटोर या ट्रेनर हो जो डीप ब्रीदिंग करवाए। डीप ब्रीदिंग इज वेरी गुड। आप 2 मिनट की 3 मिनट की डीप ब्रीदिंग अगर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ फील होता है। ये वाली एक्सरसाइज है। फिर आप और एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि आप अपने जो आपका डेस्क है उसके आगे 3 जो है डिफरेंट कलर्स के दायरे जो है वो बना के उसके ऊपर आप कोई ऐसा इवेंट लिखें जिसने आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी दी। किसी ऐसे बंदे का नाम जिसके मिलने से आपको खुशी मिलती है। और आप जब आप कोई ऐसी चीज कोई ऐसा काम जिसके करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, वो अगर आपने अपने डेस्क पे लगाए हो तो जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी तो आपकी मेमोरी रिकॉल करेगी उन चीजों को। जब आप रिकॉल करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ज़हनी आपकी सतह है वो बहुत पुरसकून और बहुत खुशगवार हो जाती है। इसको कहते हैं एंकरिंग करना, कि खुशगवार माहौल, खुशगवार वाक़े और अच्छे लोगों के साथ आपकी जो एंकरिंग है जी, अच्छी यादों के साथ कोई सी अच्छी याद, कोई अच्छा इवेंट, वो बंदा उसका आपके डेस्क के सामने लिखा। आपने अक्सर देखा होगा बाज़ लोगों ने अपने डेस्क के ऊपर अपने किसी दोस्त की, अपनी मिसेज की, अपने बच्चे की तस्वीर लगाई होती। तो जैसे ही आप उसकी तरफ देखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो वहां पे जाता है। तो वो चूंकि इमोशनल माइंड होता है आपका, तो वो आपको वही वाले इमोशंस, वही वाली खुशी दोबारा से देता है। थैंक यू वेरी मच आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई। नाज़रीन, आज हमने मैडम आबिदा खावर के साथ ये डिस्कस किया वर्क प्लेस पर हमारे एक साथ मिलकर काम करने के इश्यूज क्या हैं और वो जो इश्यूज हैं या वो जो मसाइल हैं
जो हमारे अपने या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएट करते हैं, वो कैसे हमारी सेहत को, हमारी फैमिली लाइफ को और हमारे आसपास के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और कैसे हम उनको मैनेज करके एक अच्छा हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके नतीजे में न सिर्फ ये कि हमारी सेहत पे उसके खुशगवार असरात पड़ेंगे, बल्कि हमारी फैमिली लाइफ भी बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। आप अपने फीडबैक से हमें आज के प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को दस्तक प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।